अभी सुन रहे हैं संपादकीय प्रभात प्रभात खबर का। दिन है 20 जनवरी 2023। तारीख है 20 जनवरी 2023। दिन है शुक्रवार। विषय है संवाद करने की नीयत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई के अल अरबिया चैनल को दिए साक्षात्कार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदार व गंभीर वार्ता करने की इच्छा जताई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि भारत के साथ लड़े गए तीनों युद्धों ने पाकिस्तान में भूख, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाया है। हालांकि इस बातचीत के कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी पीएमओ ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल होने के बाद ही भारत के साथ बातचीत होगी। पाकिस्तान के रवैये को हम दो तरह से देख सकते हैं। पाकिस्तान की माली हालत और सुरक्षा स्थिति दोनों बहुत ख़राब है। अफ़गानिस्तान में जितने आतंकी समूह थे, टीटीपी वगैरह, जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, वे सब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। चीन की आर्थिक स्थिति भी इन दिनों थोड़ी बहुत ख़राब है। इस वजह से पाकिस्तान की हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसलिए शहबाज शरीफ मदद मांगने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भी गए थे और वहां से उन्हें कुछ मदद मिले तो वे बेल आउट हो जाएंगे। वे यह भी चाहते हैं कि किसी तरह से दूसरे देश भी पाकिस्तान की मदद करें और IMF से अंततः उन्हें ऋण मिल जाए। संयुक्त अरब अमीरात यह भी चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर अपने झगड़े खत्म करें, बातचीत करें और रिश्ते सुधारें। नवाज शरीफ की ही तरह शहबाज शरीफ ने भी भारत से संबंध सुधारने की बात कही है। यह भी सच है कि जब शहबाज शरीफ ने बोला कि हम सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के साथ फ्रैंक डिस्कशन करना चाहते हैं, तब उन्होंने वहाँ किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन जब वे वापस पाकिस्तान लौटे तब उन्हें पता चला कि इमरान खान पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़े हैं और इस बयान को लेकर वे राजनीतिक तौर पर उन्हें ध्वस्त कर देंगे। तब उन्हें अपने बयान से पलटना पड़ा। दूसरे कुछ दिनों पूर्व ही बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी अनाप शनाप बोला था। ऐसे में शरीफ के बयान इसके एकदम उलट थे। इन सब को देखते हुए ही शहबाज के पीएमओ ने यू टर्न ले लिया। दरअसल यह सब राजनीतिक लाभ को देखते हुए उठाया गया कदम है। इसलिए पीएमओ ने बार बार इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया कि धारा 370 हटाए बिना भारत के साथ बातचीत नहीं होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा उसकी वजह उनके ऊपर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का थोड़ा दबाव है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंध सुधारें, क्योंकि भारत के रिश्ते संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब एवं खाड़ी के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले इन देशों की हर एक चीज़ पाकिस्तान पर निर्भर थी, पर अब ऐसा नहीं है। आज उनके रिश्ते भारत पर निर्भर हो गए हैं। अब खाड़ी के देश भारत के रिश्तों को आगे रखकर बात करते हैं। एक बात और, पाकिस्तानी की राजनीति बहुत ही नाजुक है और वहाँ की सत्ता पर सेना का नियंत्रण है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि शहबाज शरीफ साहब बार बार बोलते हैं कि हम दोनों परमाणु शक्ति हैं, तो यह कोई शांति वाली बात तो है नहीं, न ही यह कोई डायलॉग डिप्लोमेसी वाली बात है। मुझे लगता है कि उनका मुद्दा रहा होगा, या हो सकता है कि अभी इस बात पर चर्चा चल रही हो कि किसी तरह से भारत के साथ व्यापार और मार्ग को खोला जा सके, क्योंकि पाकिस्तान को इन दिनों गेहूं नहीं है, आटा नहीं है। वहाँ इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों की समस्या है, मगर वे भी जानते हैं कि भारत के साथ एकदम से उनके रिश्ते सुधर नहीं सकते, इसलिए वे अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी तात्कालिक समस्याओं का कुछ हल निकल सके। लेकिन उनके यहाँ की अपनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है और शरीफ की उस पर कोई मजबूत पकड़ नहीं है। ऐसे में वे जानते हैं कि भारत के साथ बिना शर्त रिश्ते सुधारने के मुद्दे पर इमरान खान की पार्टी उनको ख़त्म कर देगी। यह भी सच है कि भारत 75 वर्षों में यहाँ से 75 वर्षों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान आज कहाँ है। पाकिस्तान की अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए इस यू टर्न का उनके घरेलू स्थिति पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग इस बात से परेशान हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ मित्रता है नहीं है। वहाँ पर काफ़ी हद तक सरकार, सेना, इंटेलिजेंस सब कोशिश करते हैं कि P2P स्तर पर जो बातचीत है वह भी प्रभावित हो जाए, तभी वे लोग सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रुचि है कि भारत के साथ जो समस्याएं चल रही हैं वे बनी रहे, विवाद चलता रहे। इसलिए वे अपने देश में भारत के खिलाफ कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। लेकिन वहाँ के जो ईमानदार बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इन बातों को समझते हैं, वे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। पाकिस्तान के इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। वह कुछ बदलाव नहीं करने वाला, चाहे पाकिस्तान बातचीत करे या नहीं करे। भारत इन सब से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह ज़रूर है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और इस नाते हमारी उससे बातचीत होनी चाहिए। भारत ने ज़रूरत पड़ने पर हर बार पाकिस्तान की मदद की है और आगे भी कर सकता है। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्य होना अभी मुश्किल है। जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होते तब तक तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में जो परेशानी है उसके लिए वे भारत से मदद नहीं लेना चाहते। वे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि से मदद चाहते हैं। जहाँ तक भारत से मदद की बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ बातचीत हो जाए। मीडिया या खुले संवाद के द्वारा संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वह तभी हो सकता है जब आंतरिक स्तर पर बातचीत होती रहे, या और एक ऐसा बिंदु आए जहां पर दोनों नेता सहमत हों, तभी बात बन सकती है।
क्योंकि विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है। भारत ने जब जब बातचीत की कोशिश की है तब तब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तानी सेना और आतंकी नहीं चाहते कि दोनों देशों से संबंध सामान्य हो। अगला विषय है स्कूली शिक्षा की स्थिति। भारत में स्कूली शिक्षा की ज़मीनी स्थिति को दर्शाने वाली असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट 4 वर्ष के बाद फिर से सामने आई है। यह अध्ययन प्रथम फाउंडेशन की ओर से किया जाता है। असर के सर्वेक्षण में यह पता किया जाता है कि बच्चे स्कूल में कितना और क्या सीख रहे हैं। उनमें बुनियादी रूप से पढ़ने और अंकगणितीय क्षमता कितनी विकसित हुई है। यह सर्वेक्षण देश के 616 जिलों के 19,060 गाँवों में किया गया। इस सर्वेक्षण में 3,74,544 घरों के 3 से 16 वर्ष की उम्र के 6,99,597 बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष 2018 में पिछली रिपोर्ट आई थी। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था। उनकी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हो रही थी। स्कूलों के बंद होने से लाखों की संख्या में बच्चे प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भरता ने बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाई से महरूम कर दिया, क्योंकि न ही स्कूलों और न बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन मौजूद थे। कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों के पास स्मार्टफोन खरीदने और इंटरनेट की सेवा लेने के लिए पैसा नहीं थे। असर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी में ट्यूशन पढ़ाने वालों बच्चों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। यह बताता है कि बच्चों के अभिभावक स्कूल की पढ़ाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। यही असंतुष्टि उन्हें अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेज लेने के लिए बाध्य करती है। स्कूल प्रबंधन को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास न करने होंगे। स्कूल में प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, ताकि बच्चों में आसानी से धारा प्रवाह पढ़ने और अंकगणितीय क्षमता को विकास हो सके। 5वीं और 8वीं के छात्रों के बीच किए गए सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि पढ़ने के मामले में लड़कियों को प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गणित में लड़के बेहतर हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3री कक्षा तक बच्चों को पढ़ाना और जोड़ घटाव गुणा भाग आदि गणितीय कौशल सीख जाना चाहिए। इस कसौटी पर कसें तो स्कूली शिक्षा की स्थिति में और सुधार की ज़रूरत है। संतोष की बात है कि स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। असर की ताज़ा रिपोर्ट यह समझने में कारगर होगी कि बच्चों की स्कूली शिक्षा पर कोरोना महामारी का जितना असर पड़ा है। इस रिपोर्ट से स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए एक स्पष्ट और दूरगामी रणनीति बनाने में मदद मिल सकेगी। अब अगला विषय है बजट में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी। बजट की घंटी बज गई है। सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वह अर्थव्यवस्था में वाह वाला ही है। बजट में सूखा रहने के बाद भारतीय मध्य वर्ग इस बार
सरकार से कर राहत समेत कई तरह के लाभ चाहता है। 9 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव सरकार को भी सख्ती न करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस वाह की खास बात यह है कि इस वर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। अमेरिका व यूरोप तक का होश नहीं है। पूरे कोरोना काल में मौज कर रहा चीन भारी संकट में है। उसका अर्थव्यवस्था इस बात से खराब हो सकती है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि खुद हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आती है तो 3 बुरी यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभावों का खतरा भी टला नहीं है। फिर तेल की कीमतें अभी जिस स्तर पर हैं उतने पर रुकी नहीं रहेंगी। उसका उतार चढ़ाव हमारे ऊपर बड़ा असर डालेगा। भूमंडलीकरण के इस दौर में हम विश्व अर्थव्यवस्था के अच्छे बुरे प्रभावों से अछूते नहीं रह सकते। इसका सबसे बड़ा परमाणु हमारा गिरता निर्यात है, क्योंकि दुनिया में मांग कम हुई है। यूक्रेन की वजह से अनाज की मांग बढ़ी थी, जो अब वापस मंदी पर आ गई है। दूसरी तरफ हमारा आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा कमी की गुंजाइश भी नहीं रह गई है। दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारा निर्यात 12% कम हुआ है। 2 वर्ष में यह सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन गिरावट है। तेल के आयात का बिल कम होने से आयात में 3% कमी आई है, लेकिन चालू खाते का कुल व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। जानकार मानते हैं कि यह जीडीपी के 4.4% तक जा सकता है। इसमें अगर केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे को जोड़ दें तो यह 10 से 11% तक चला जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था इतने घाटे में होगी तो सरकार को हाथ बांधने ही होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुट्ठी अगर लगातार कसती जा रही है तो उसकी वजह यही है कि ऐसे में हम उनसे मध्य वर्ग के लिए उदार या लोक-लुभावन बजट की उम्मीद न ही करें तो बेहतर होगा। सरकार और वित्त मंत्री जरूर महंगाई के आंकड़ों में लगातार कमी से कुछ राहत महसूस कर रही होंगी। थोक मूल्य सूचकांक जो 15% तक चला गया था, अब वह 5% के नीचे आ गया है, जिसे कम तो नहीं माना जा सकता, लेकिन वह बेचैनी वाला हालात का संकेत नहीं देता। हालांकि खुदरा मूल्य सूचकांक अभी भी 6% से ज़्यादा नीचे नहीं है, जो खतरे का स्तर माना जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा तय रेट तो 4% का ही है, लेकिन इधर बैंक द्वारा ब्याज की दरें बढ़ाने से मुद्रास्फीति कम हुई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी सूचना है, लेकिन सरकार के लिए बुरी इस मायने में कि इससे रिजर्व बैंक की अपनी कमाई और बचत में भारी कमी आई है तथा उसका मुनाफा घटा है। इस चलते वह सरकार को मोटा
बोनस देने की स्थिति में नहीं होगा। 2 वर्ष पहले उसने सरकार को 1 लाख करोड़ के करीब मुनाफा दिया था और सरकार ने उसके रिजर्व खाते से इससे भी ज़्यादा रकम ले ली थी। पिछले वर्ष यह बोनस 30,000 करोड़ से कुछ ही ऊपर गया था। इस बार उसके और नीचे जाने का अनुमान है। सरकार ही नहीं, हम भी यह सोचकर खुश होते हैं कि यूक्रेन युद्ध ने उतना नुकसान नहीं किया जितने की आशंका थी, लेकिन अभी भी वह क्या रुख लेगा यह कहना मुश्किल है। यही हाल तेल कीमतों का है। अगर यूरोप व अमेरिका के बाजार से मांग गायब है और वे भारी महंगाई से जूझ रहे हैं तो जल्दी हालात सुधरने की बात करना सपना ही हो सकता है। अमेरिका तक ने बैंक दरों में बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था पर जो बोझ लादा है उससे बहुत जल्दी मुक्ति होगी और अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर लौटेगी। यह कल्पना भी मुश्किल है, बल्कि इसके चलते हमारे शेयर बाजार से भारी मात्रा में पूंजी निकाली जा रही है। इसका दबाव हमारा रुपया भी झेल रहा है। मांग न होने से कारखानियां उत्पादन गिरा है। हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत चीज़ें दिख रही हैं, कृषि उत्पादन वगैरह, लेकिन यह सोच लेना कि मात्र इतने से हम दुनिया में सबसे आगे हो जाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सरीखा ही है। उम्मीद करनी चाहिए कि वित्त मंत्री चुनावी वर्ष में लोक लुभावन प्रावधानों वाला बजट लाने की जगह खर्च बढ़ाने वाला बजट लाएंगे। सारे लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे खेती के साथ सेवा क्षेत्र के लिए कुछ बड़े कदमों की घोषणा करेंगे। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यह उम्मीद भी की जा रही है कि सेवा क्षेत्र का निर्यात वस्तुओं के निर्यात से कुछ से ऊपर निकल जाएगा। दुनिया के अनाज और वस्तु व्यापार बाजार में हालात बेहतर होने से राहत महसूस की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की जो हालत हुई है वह भूलना नहीं चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था अभी नाजुक दौर में है, इसलिए संभल कर चलने की जरूरत है। अब अगला विषय है देश दुनिया से जापान अमेरिका संबंधों का विस्तार। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान और अमेरिका ने 2+2 डायलॉग का उद्घाटन किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहे। चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति इस बैठक का मुख्य विषय थी। दोनों देशों का मानना है कि सैन्य संघर्ष किसी भी हालात में नहीं होने चाहिए। इसे रोकने के लिए उपयुक्त रणनीतियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस समझौते के अनुसार दोनों ही देश अपनी सुरक्षा दायरे के विस्तार को अंतरिक्ष, साइबर, तकनीकी विकास और अनुसंधान तक करेंगे। जापान की सुरक्षा में अमेरिका एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अमेरिका सैन्य क्षमताओं में काफ़ी दक्ष है। ऐसे में यह प्रश्न है कि क्या जापान सुरक्षा निर्णयों को लेकर स्वतंत्र रहेगा। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव को दूर करने और नानसेई श्रृंखला और ओकिनावा क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 12वीं मरीन लिटोरल रेजिमेंट का पुनर्गठन किया जाएगा।
सैन्य अभ्यास के साथ दोनों पक्ष कडेना गोला बारूद भंडारण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करेंगे। दोनों ही देश क्रॉस स्टेट मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। चीन और जापान के बीच इन दिनों दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जापान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही स्थानीय समुदायों के साथ संबंधों के महत्व का भी उल्लेख किया गया है और गिनोवान स्थित यूएस मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन को प्रतिस्थापित कर ओकिनावा के हानेको जिले में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। द्विपक्षीय स्टेटस ऑफ फोर्स समझौते की समीक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जो जापान में तैनात अमेरिकी बलों को विशेषाधिकार देता है। इससे सुरक्षा संगठन की रणनीतिक वृद्धि के लिए जन समर्थन हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगला विषय है कुछ अलग। तमिलनाडु ने दिखाई राह। तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है जिसने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पृथक जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दावा किया है कि तमिलनाडु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने से पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। राज्य सरकार ने इस मिशन के लिए 13 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें हरित आवरण को बढ़ाने, हरित रोजगार सृजित करने, हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, हरित ऊर्जा पर जोर देने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। तमिलनाडु का यह प्रयास देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक है। दुनिया वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए चिंतित हैं। जलवायु शिखर सम्मेलन के साथ साथ पिछले दिनों बाली में आयोजित G20 सम्मेलन में भी नेताओं ने जलवायु संकट से निपटने के निमित्त वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दुनिया के लगभग सभी देशों ने वर्ष 2050 जबकि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समुचित सामूहिक प्रयास से ही इस राष्ट्रीय लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में इन मुहिम में तमिलनाडु का सबसे आगे आना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तमिलनाडु पिछले कई दशकों से मौसमी परिघटनाओं और जलवायु परिवर्तन की मार झेलता आ रहा है। तटीय कटाव, घटता जल संसाधन, बाढ़ और सूखा तथा बढ़ते तापमान ने राज्य को तबाह कर दिया है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय में वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाने के कारण भयंकर सूखे की चपेट में आ जाता है, जबकि उत्तर पूर्व मानसून से जब यहाँ वर्षा होती है तो लगभग हर वर्ष राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और भूजल के बेलगाम दोहन के कारण चेन्नई को जल संकट के सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ा है। चक्रवात से यहाँ हर वर्ष तबाही होती है। तमिलनाडु तट का लगभग 43% हिस्सा कटाव का सामना कर रहा है। बहरहाल तमिलनाडु सरकार का यह कदम राज्य
राज्यवासियों के भविष्य को सुरक्षित करने पर और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कदम से राष्ट्रीय स्तर पर शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने से भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का G20 देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होना इसकी पुष्टि भी करता है। देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मुहिम में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सतत सहभागिता अनिवार्य है। अगला विषय है आपके पत्र से बजट से उम्मीद। आगामी बजट के लिए चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मध्य वर्ग को महंगाई और कर से छूट देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं और महंगे इलाज से लोगों की मुक्ति सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के मंदी के दौर में जब लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है, ऐसे में सरकार को घाटे का बजट पेश कर लोगों की क्रय क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। आम जन को राहत देने के लिए सरकार को यह कदम उठाना होगा। अगला विषय है जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। इसका उद्देश्य जातियों की संख्या जानकर पिछड़े तबके व हाशिए पर रह रहे लोगों को सुविधाएं देना है, ताकि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के अनेक समुदाय पिछड़े हैं। सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। सो जातिगत जनगणना से उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर कर सरकारी नौकरी देने का प्रयास किया जा सकता है। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगला विषय है संस्कृति का महत्व। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र की श्रेष्ठता अथवा हीनता का निर्णय उसकी संस्कृति से किया जाता है। आजकल धन और शक्ति को अनेक लोग प्रधानता देते हैं, पर वास्तव में उत्थान पतन उन्नति अवनति का निर्णय संस्कृति के आधार पर ही होना संभव है। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? बहुत ही संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और अधिभौतिक शक्तियों को सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनाने की कला की संस्कृति स्वयं मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और उनके चारों ओर का विश्व अधिभौतिक शक्ति है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को कार्यक्षम बनाता है, मनोविकारों पर काबू पाता है, ज्ञान की वृद्धि करता है, बुद्धि भावना और आकांक्षाओं को प्रौढ़ तथा सूक्ष्म बनाता है। इसी को आध्यात्मिक संस्कृति कह सकते हैं। नीति सौंदर्य सत्य न्याय ध्येय श्रेय आदि शब्दों से जिन गुणों का बोध होता है, उनका आध्यात्मिक संस्कृति से संबंध है। कायदा कानून धर्म साहित्य शास्त्र विज्ञान समाज व्यवस्था राज्य पद्धति भी आध्यात्मिक संस्कृति में ही समाविष्ट होते हैं। भौतिक संस्कृति का आशय है कि मनुष्य के चारों ओर फैले हुए विश्व का सामाजिक जीवन के अनुकूल रूपांतरण। भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति के बीच पृथकता बताने वाली रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई और परस्पर अवलंबित हैं। अधिभौतिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति का आधार है। आसपास के बाह्य जगत का उपयोग करते करते ही मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। मनुष्य के अत्यंत गहरे संबंधों का
आधार भी भौतिक होता है। मनुष्य के बीच सारे संबंध साक्षात अथवा परंपरा के समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर ही आधारित होते हैं। जिन मानव समाज की भौतिक स्थिति जितनी सुधरी हुई होती है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति भी उतनी ही उन्नत होती है। इसलिए इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है और न हो सकता है कि किसी समाज का अध्यात्म तो श्रेष्ठ हो परंतु भौतिक जीवन घटिया हो। इसी के साथ 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार का प्रभात खबर का एडिटोरियल समाप्त होता है।